नमस्कार फ्रेंड। आज हम सिक्किम में आए आपदा के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि सिक्किम की जो लोहांग झील है वहां पर बादल फट गया है और बादल फटने के कारण तीस्ता नदी में जल का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है, बाढ़ आ गया है। इससे काफी मात्रा में जन धन की हानि हुई है और हमारे देश के जवान भी लापता हुए हैं और कई लोग मारे भी गए हैं और लापता भी हुए हैं इस बादल फटने की घटना के कारण। तो हम समझेंगे बादल फटना क्या होता है, कैसे होता है, इसके कारण क्या है, इसके निवारण क्या है और भारत सरकार ने अपने स्तर पर क्या क्या प्रयास किया है। ठीक है, तो आगे चलने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो हम समझते हैं बादल फटना क्या होता है। बादल फटना न्यूनतम क्षेत्र में न्यूनतम टाइम में कम समय में अत्यधिक एवं आकस्मिक वर्षा होना बादल फटना कहलाता है। क्या है? कम समय में और अधिक मात्रा में, कम समय में, कम समय, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में वर्षा होना बादल फटना कहलाता है। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 20 से 30 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 100 मिलीमीटर रेंज में जब वर्षा होती है तो उसको हम बादल फटना कहलाते हैं। कितना? 20 से 30 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र को हम भारत में जब वर्षाएं होती है उसको हम बादल फटना कहते हैं। ठीक है, ये बादल जो फटना घटना ये समान घटना है। जून में प्रत्येक साल दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है उससे ये होती है, लेकिन कभी कभी ये अत्यधिक होता है और आकस्मिक हो जाता है जिसके कारण भारी मात्रा में जन धन की हानि होती है। किस मौसम के कारण? दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, ये कारण आते हैं तो उस समय बादल फटना होता है जो समान घटना होती है। ओके, आपको पता है ये जो बादल फटना होता है ये पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में ये अत्यधिक मात्रा में होता है। इस बादल फटने का कारण बाढ़ भी आते हैं, भूस्खलन भी होती है, जनजीवन अस्त व्यस्त भी होता है। और साथ ही साथ एक डेटा मैं आपको देना चाहूंगा, लगभग 75 लाख स्क्वायर क्षेत्र इस बाढ़ आने से हमारे देश में प्रभावित होते हैं और लगभग लगभग 1600 लोग प्रत्येक साल औसतन अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और लगभग 1800 करोड़ रुपए की हानि होती है। कितने की हानि? 1800 करोड़ रुपए की हानि होती है इस बादल फटने के कारण और बाढ़ आने के कारण हमारे देश में। ठीक है, अब ये बादल फटना होता क्या है, कैसे बादल फटते हैं, तो हम समझते हैं। जब पहाड़ी क्षेत्रों में हवाएं टकराती हैं तो ऊर्ध्वाधर मात्रा में ऊर्ध्वाधर रूप से गति करती हैं, जिससे हवाएं लंबवत हो जाती हैं और बादल फट जाता है और कपासी वर्षा मौसम बनते हैं। कौन से मौसम बनते हैं? कपासी वर्षा मौसम बादल बनते हैं। ठीक है, जो बादल फटने की घटनाएं करते हैं। तो ये कारण है और कैसे है ये सारा मैंने बता दिया। अब इसके कारण क्या है? इसके कारण अनेक हैं और सबसे ज्यादा मानव जनित कारण है बादल फटना या बाढ़ आना या सूखा आना या भूस्खलन। जितने भी घटनाएं होती है ये मानव जनित ही ज्यादातर होती है, चाहे उत्तराखंड की घटना हो, हिमाचल की हो, सिक्किम की हो या कहीं भी होती है। जितने भी आपदा होते हैं ज्यादातर मानव निर्मित ही होते हैं। तो इसके कारण क्या है? पहला, वैश्विक तापन। वैश्विक तापन है। ठीक है, उसके बाद से जलवायु जो परिवर्तन हो रहे हैं तेजी से वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, ठीक है, उससे उसके बाद से क्या है?
जो इलीगल माइनिंग होती है, निर्वनीकरण होती है, जंगलों की कटाई होती है, खुदान होता है, जंगल कटाई, जंगल को काटना, पहाड़ों को खोदना, खोदना, ये भी कारण है। साथ ही साथ जो ऐसे सुभद्र स्थान है वहां पर मकान निर्मित करना, होटल बनाना, रेस्टोरेंट बनाना, ये भी कारण है इस आपदा के आने के। जैसे आप उत्तराखंड में ही जोशीमठ में देख सकते हैं, भारी मात्रा में कितने घर टूट गए, कितने रेस्टोरेंट अब टूट गए, भूस्खलित हो गए। ठीक है, तो क्या है, क्षेत्रों में मकान निर्मित, मकान निर्मित, मकान निर्मित करना इलीगल तरीके से, तो ये कारण है आपदा आने के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र में हो या स्थलीय क्षेत्र में हो। ठीक है, प्लेन क्षेत्र में हो। अब इसके जो निवारण है ये हम क्या कर सकते हैं, तो निवारण हमें सबको मिलकर करना पड़ेगा, चाहे वो हमारे देश के लोग हो या विदेश के लोग हो, चाहे सरकार हो या हमारे देश के लोग हैं, या सरकार के बाहर हो या सरकार के अंदर हो, इन सबको मिलकर हमें काम करना पड़ेगा। तो क्या काम करना है, पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। उसके बाद से हमें जो वैश्विक संस्थाएं हैं, जो भी समझौते हुए हैं, चाहे सेंडाई फ्रेमवर्क लीजिए या कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन ले लीजिए, सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है, या कोपेनहेगन जलवायु समझौता है, इन सबको हम फॉलो करना चाहिए, निर्देशों को पालन करना चाहिए, तथा हमें एनडीएमए के जो गाइडलाइंस है भारत का, उसको भी पालन करना चाहिए आपदा से बचने के लिए। तो वो कौन से, एनडीएमए, एनडीएमए के गाइडलाइंस को भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तथा हमें जो स्थानीय निकाय हैं, चाहे पंचायत हो गए, नगर पालिका हो गए या एनजीओ हो गए, इन सबको मजबूत करना चाहिए, ताकि क्विक रिस्पॉन्स, जल्दी से टीमों को गठन हो सके, जल्दी से वो क्विक रिस्पॉन्स दे सके और हेल्प कर सके वहां के लोगों को। क्योंकि कई बार जो सुरक्षा के लिए उत्तरदायी टीमें हैं, उनको पहुंचना उस क्षेत्र में बहुत ही टाइम लग जाता है, और जहां जो स्थानीय निकाय होती है वो पास में होती है, उनको सारे क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है। तो स्थानीय निकायों को अगर हम मजबूत करेंगे तो हर तरह की सुविधाओं ये दे सकेंगे उन प्रभावित लोगों को, चाहे खाने की सुविधा हो, दवा की सुविधा हो, या रहने की सुविधा हो, या किसी भी तरह की सुविधा हो, वो सारी सुविधाएं पहुंचा सकते हैं। तो हमें स्थानीय निकायों को मजबूत करना चाहिए और एनजीओ को भी मजबूत करना चाहिए। क्या करना चाहिए, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय को मजबूत करना चाहिए, एनजीओ, स्थानीय निकाय हो गए, एनजीओ हो गए, इसको मजबूत हमें करना चाहिए। अब इन सब बातों के बाद अब भारत सरकार ने भी अपने स्तर पर कई प्रयास किए हैं। ठीक है, जैसे एकीकृत जल संभार का गठन किया, उसके बाद गंगा बाढ़ क्षेत्र का गठन किया, उसके ब्रह्मपुत्र जो बाढ़ क्षेत्र है उसका भी गठन किया। ठीक है, एकीकृत जल एकत्रित बाल जो जल संग्रह है उसका भी गठन किया। उसके बाद से जो राष्ट्रीय रडार हैं, जो हमें बताते हैं, जो रडार होते हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उनका भी मदद लेना चाहिए। और भारत सरकार ने ऐसे भी किया है, जैसे नाविक सेटेलाइट है, उसके माध्यम से भी हम आपदा का पता लगा सकते हैं। और कई ऐसे सेटेलाइट भारत सरकार ने विकसित किया है, जिसके वजह से हम जो आपदा आएगी उसको हम पता लगा सकते हैं। रडार को मजबूत कराना अच्छे तरीके से, जैसे रडार हो गए, एनडीएमए के गाइडलाइंस हो गए, एनडीएमए के गाइडलाइंस हो गए। ठीक है, गंगा बाढ़ बोर्ड हो गया, गंगा बाढ़ बोर्ड का गठन, बोर्ड का गठन हो गया। ठीक है, एकीकृत जल संभार का गठन, जल संभार का गठन। ऐसे तमाम चीजें हैं जो भारत सरकार अपने अपने स्तर पर कर रही है। जैसे एनडीआरएफ,
हर जगह, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपदा आती है तो एनडीआरएफ जो हमारे देश की है, जो सेंटर की एजेंसी है, वो क्विक रिस्पांस के रूप में काम करती है, तत्काल सहायताएं पहुंचाती है और जाती है। ठीक है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे नेपाल का भूकंप हो या टर्की का भूकंप हो, वहां पर हमारे एनडीएमसी के हैं जो एनडीआरएफ के जो टीमें, उन्होंने वहां पर तत्काल सहायता पहुंचाया। तो कौन है? एनडीआरएफ। एनडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, उन्होंने भी सहायता पहुंचाई है। तो आपको आज सिक्किम के जो आपदा है उसके बारे में आज डिटेल में जानकारी आपको दे दी है। ठीक है, भारत सरकार क्या प्रयास करिए, आपदा से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कारण क्या है, बादल कैसे बनता है, बादल है क्या, इन सब सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।